हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज से रिलेटेड लास्ट 2 टॉपिक, फाइल हैंडलिंग और प्री प्रोसेसर। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है हमारी सी लैंग्वेज जो है कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ इसके एमसीक्यू बचेंगे और जो प्रीवियस पेपर में टीजीटी में इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सी से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो हर एक तरीके का प्राइम पैक हम वहाँ पे एचएससी के लिए, अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एचएससी प्राइम पैक ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, एनसीईआरटी जीएस पैक है और ऑल इन वन है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फाइल हैंडलिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइल होता क्या है। फाइल इज ए परमानेंट स्टोरेज मीडियम in which we can store the data permanently। फाइल क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज मीडियम, यानी कि किसी भी डाटा को स्टोर, जहां हम डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, उसे क्या नाम दे दिया गया? फाइल नाम दे दिया गया। ओके, टाइप्स ऑफ फाइल कैन बी हैंडल्ड। किस तरीके से जो है हम फाइल को हैंडल करते हैं? तो ये 3 तरीके हैं, सिक्वेंशियल फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, फिर देखिए फाइल पर ऑपरेशन कौन से अप्लाई होते हैं। ओपनिंग ए फाइल बिफोर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन। किसी फाइल पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, उससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा? फाइल को ओपन करना। ठीक है, ए फाइल मस्ट बी ओपन एंड फॉर दिस एफ ओपन फंक्शन इज यूज्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल ओपनिंग के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो एफ ओपन फंक्शन जो है फाइल ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इसका सिंटैक्स कि फाइल पॉइंटर, देन एफ ओपन, फाइल का नेम लिखना है और मोड ऑफ ओपन। तो एग्जांपल देख लीजिए, फाइल पॉइंटर दिया है यहाँ पे, फाइल पॉइंटर, देन एफ ओपन, फाइल का नेम दे दिया है और मोड ऑफ ओपन। ठीक है, आगे है इफ एफ ओपन अनेबल टू ओपन ए फाइल। अगर एफ ओपन इस फाइल को ओपन नहीं कर पाता है तो ये क्या रिटर्न करता है? नल टू द फाइल पॉइंटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है क्लोजिंग ए फाइल। तो ओपन के लिए हमने पढ़ लिया, अगर हम फाइल कोई हमने ओपन की हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं और अब हम उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एफ क्लोज फंक्शन। तो एफ क्लोज फंक्शन क्या कर देगा? उस फाइल को क्लोज कर देगा जिस पर अभी हम काम कर रहे थे। तो एफ क्लोज और फाइल पॉइंटर, इस तरीके से इसका सिंटैक्स यूज होगा। एफ क्लोज होल का मतलब क्या है? जितनी भी ओपन फाइल थी एट ए टाइम, उन सभी को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एफ क्लोज ऑल फंक्शन। ठीक है, तो देखिए फाइल ऑपरेशन, फाइल पर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? न्यू फाइल क्रिएट करनी हो, हमें कुछ लिखना हो फाइल में, या क्लोज करना हो फाइल को। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है उस पर अप्लाई किए जाते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम एफ ओपन फंक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ से ये फंक्शन ही पूछे जाते हैं। एफ ओपन फंक्शन क्या करता है? क्रिएट करता है न्यू फाइल फॉर यूज और ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, न्यू फाइल भी अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? एफ ओपन का। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एफ ओपन फंक्शन ही यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर क्लोज करना चाहते हैं फाइल को, विच हैज बीन ओपनड फॉर यूज। कोई फाइल जो है जिस पर हम काम कर रहे थे, ठीक है, ओपन है, उसे क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोज फंक्शन यूज करेंगे। देखिए आगे इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, अगर हम फाइल में से कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं, रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। ठीक है, कोई फाइल है उनमें से हम कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? गेट सी फंक्शन। अगर हम फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, राइट ए कैरेक्टर टू ए फाइल, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा? पुट सी फंक्शन। ठीक है, अगला है राइट ए सेट ऑफ डाटा वैल्यूज टू ए फाइल। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एफ प्रिंट एफ। स्कैनएफ क्यों यूज किया जाता है? रीड से सेट ऑफ डाटा वैल्यू फ्रॉम ए डाइट।
अगर हमें राइट करना है सेट ऑफ डाटा वैल्यू टू ए फाइल तो हम एफ प्रिंट एफ यूज करेंगे। अगर हम रीड करना चाहते हैं तो हम एफ स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे। ओके, अगर हम रीड करना चाहते हैं इंटीजर फ्रॉम ए फाइल तो गेट डब्ल्यू जो है इसके लिए फंक्शन यूज होगा, और राइट एन इंटीजर टू ए फाइल पुट डब्ल्यू फंक्शन जो है यहाँ से यूज होगा। तो यहाँ से एक फंक्शन जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें पढ़ लेते हैं। फाइल इज ए प्लेस ऑन द डिस्क वेयर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड। मतलब फाइल क्या है, जहां पर ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा यानी कि बहुत सारा डाटा है आपके पास, उस चीज को जब हम स्टोर करते हैं कहीं पर, उसको क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। डिफरेंट फंक्शंस आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी फाइल्स विच आर यूज्ड फॉर फाइल रिलेटेड ऑपरेशन। फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑन फाइल्स गेट सी, पुट सी, get w और put s functions are used to handle error। अगर हैंडल करना चाहते हैं ड्यूरिंग फाइल ऑपरेशन तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एफ एरर फंक्शन का यूज किया जाता है। फॉर रैंडम एक्सेस ऑन फाइल, अगर हम रैंडम एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें 3 फंक्शन होते हैं, ftell, रिमाइंड और fseek। सबसे पहले अगर हम ftell की बात करें तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ टाइप लॉन्ग, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं करंट पोजीशन। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ftell क्या रिटर्न करता है, तो रिटर्न करता है नंबर ऑफ टाइप लॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा रिवाइंड फंक्शन क्या करता है, रिवाइंड क्या करता है, टेक्स ए फाइल पॉइंटर एंड रीसेट द पोजीशन टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल। तो रीसेट करने के लिए पोजीशन को हम रिवाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। और fseek फंक्शन जो है इसको यूज किया जाता है टू मूव द फाइल पोजीशन टू ए डिजायर्ड लोकेशन विद इन द फाइल। ठीक है, तो ये जो होते हैं तीनों, ये रैंडम एक्सेस ऑन फाइल पर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से मेनली इसके फंक्शन नेम से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद बात आती है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम, प्री प्रोसेसर प्रोसेसेस सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट इज पास्ड टू ए कंपाइलर। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम जो होता है उसे प्रोसेस करने का काम होता है उसके कंपाइलर के पास जाने से पहले। ठीक है, या ये कह लीजिए प्री प्रोसेसर क्या है, एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड कंपाइल होने से पहले ही क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर इज ए सोर्स कोड फाइल विद द प्री प्रोसेसिंग कमांड प्रॉपरली स्टोर्ड आउट। प्री प्रोसेसर कमांड को क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव कहा जाता है। प्री प्रोसेसर प्रोवाइड सर्टेन फीचर, दीज फीचर्स ऑल्सो नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पूछा जाता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस साइन के साथ या किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो हैश साइन। ठीक है, तो आपने देखा होगा हैश इंक्लूड, ये भी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही है। ठीक है, प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सोर्स प्रोग्राम, नॉट प्लेस इट एट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो है प्लेस होगा। हर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है मतलब खुद की उसकी एक लाइन होगी, जैसे हम शुरू में डालते हैं हैश इंक्लूड conio.h या stdi.h और conio.h, तो इन दोनों को ही जो है अलग अलग लाइन में लिखा जाएगा, एक लाइन में इनको लिखना गलत होता है। ठीक है, तो हर एक की जो है खुद की एक लाइन होती है। तो देखिए सेट ऑफ कॉमनली यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उनके फंक्शन। तो देखिए डायरेक्टिव कौन कौन से यूज होते हैं सी लैंग्वेज में, हैश डिफाइन है, हैश अनडेफ है, हैश इंक्लूड, इफ डेफ, इफ एंड डेफ, इफ हो गया, एंड इफ हो गया और एल्स हो गया। तो देखिए डिफाइन, हैश डिफाइन जो है ये इसका फंक्शन क्या है, डिफाइन ए मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। अनडेफ ये अनडिफाइन करता है मैक्रो को। इंक्लूड क्या है, ये स्पेसिफाई करता है फाइल्स टू बी इंक्लूडेड। इंक्लूड फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम हैश इंक्लूड का यूज करते हैं। इफ डेफ की बात करें तो ये टेस्ट होता है फॉर मैक्रो डेफिनेशन। इफ एंड डेफ क्या है, टेस्ट वेदर ए मैक्रो इज नॉट डिफाइंड। इफ यूज करते हैं हम टेस्ट ए कंपाइल टाइम कंडीशन। एंड इफ यूज किया जाता है स्पेसिफाइज द एंड ऑफ हैश इफ, और एल्स यूज करते स्पेसिफाइज अल्टरनेटिव व्हेन इफ टेस्ट फेल्स। ठीक है, तो जिसका जो काम होता है, जिसका जो फंक्शन होता है जिस डायरेक्टिव का, वो आपको पता होना चाहिए।
ओके तो मेनली जो है डायरेक्टिव को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे सीधा ये पूछ सकते हैं कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के लिए, फाइल इंक्लूजन के लिए और कंपाइलर कंट्रोल के लिए जो है हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। ओके तो देखिए इसमें आया मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, फाइल इंक्लूजन और कंपाइलर, तो ये तीनों ही जो हैं इन तीनों कैटेगरीज में आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से मैक्रो में जो है, मैक्रो में जो प्री प्रोसेसर आएगा वो कौन सा आएगा? हैश डिफाइन। तो हैश डिफाइन का जो डायरेक्टिव टाइप है वो क्या है? मैक्रो। हैश इंक्लूड का डायरेक्टिव टाइप क्या है? फाइल इंक्लूजन। ठीक है, आगे कंडीशनल कंपाइलेशन में जैसे ये हैश इफ, हैश एल्स, हैश इफ डेफ, हैश एंड इफ एंड डेफ और ELF। ठीक है, ये सारे किस में जाएंगे? कंडीशन कंपाइलेशन में। और जो बच गए जैसे हैश प्रैग्मा हो गया, हैश अनडेफ हो गया, ये इसमें आ जाएंगे अदर डायरेक्टिव। मेनली 3 ही होते हैं इसमें, अगर टाइप पूछे जाएं तो आपको 3 ही याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए मैक्रो क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम में जहां पर भी आइडेंटिफायर होता है वो क्या करते हैं? उन्हें रिप्लेस होकर उनकी वैल्यू जो है वहां पर आ जाती है। तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रोसेस वेयर एन आइडेंटिफायर इन ए प्रोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए प्री डिफाइंड स्ट्रिंग कंपोज्ड ऑफ 1 or more tokens. The preprocessor accomplishes this task under the direction of hash define statement. तो मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैश डिफाइन का। Hash define, this statement usually known as macro definition or simply a macro takes the following general form. Hash define identifier string आता है। If this statement is included in the program at the beginning, अगर इस statement को हम include करते हैं प्रोग्राम के beginning में, तो the preprocessor जो प्री प्रोसेसर है वो रिप्लेस करता है every occurrence of the identifier in the source code by the string। ठीक है, string क्या हो सकता है? मे बी एनी टेक्स्ट, while the identifier must be a valid C नेम। तो यहां पे जो आपको यूज करना है कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशन किस लिए यूज करते हैं, मतलब किस अंडर द मतलब किसकी डायरेक्शन में, इसके लिए कौन सा जो है हम सिंबल यूज करें, तो हैश डिफाइन जो है इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज भी होते हैं, जैसे लाइन हो गया। लाइन क्या करता है? ये क्या करता है? ये मैक्रो जिस लाइन पर होगा उस लाइन का नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, करंट लाइन पर जहां पर भी होगा उसका क्या करेगा? नंबर रिटर्न करेगा। तो करंट लाइन नंबर ऑफ द सोर्स फाइल। फिर आगे जैसे फाइल है, ये क्या करेगा? ये करंट फाइल नेम को उसके पाथ के साथ रिटर्न करेगा। तो नेम ऑफ द करंट सोर्स फाइल। टाइम क्यों यूज करते हैं? ये करंट टाइम के स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। और STDC, अगर कंपाइलर NC स्टैंडर्ड C का है तो वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा 1 इफ द कंपाइलर कंफर्म टू NC C। इसके अलावा एक डेट भी होता है इनमें, ये क्या करता है? ये करंट डेट के स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ठीक है, और इसको इन जो प्री डिफाइंड मैक्रो हैं जो पहले से ही डिफाइन है, जो कंपाइलर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है, वो थे प्री डिफाइंड मैक्रो। ओके, तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अगर मैं इसको कोड में लिखना चाहूँ प्रोग्राम में तो किस तरीके से लिखेंगे? प्रिंट एफ लिखा जैसे मैंने ये। ठीक है, प्रिंट एफ। वर्किंग ऑन परसेंटाइल ये डालना पड़ेगा कि हम किस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे मुझे चाहिए डेट, तो मैंने लिखा डेट, देन कॉलन परसेंटाइल एस, ये टैब न्यू लाइन के लिए, और इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं? इस फाइल की जगह क्या नेम आ जाएगा? डेट। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। फाइल है तो फाइल रहेगा। लाइन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? डेट की जगह लाइन हो जाएगी। यहाँ पर भी चेंज कर दीजिएगा, लाइन है फिर कॉलन है, परसेंटाइल डी है, फिर एन। इस तरीके से जो है हमें इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मैक्रो। फिर है फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन देखिए इसको किसके द्वारा दिखाते हैं? हैश इंक्लूड। ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं? हैश इंक्लूड। तो हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैश इंक्लूड का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए कॉजेज वन फाइल टू बी इंक्लूडेड इन अनदर, एक फाइल को दूसरी फाइल में इंक्लूड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो प्रकार से मतलब दो तरीके से जो है प्री प्रोसेसर में इंक्लूड होता है। हैश इंक्लूड फाइल नेम और हैश इंक्लूड डबल
कोटेशन मार्क्स में फाइल नेम, ठीक है। जो पहला फाइल नेम है ये क्या करता है, सर्च द डायरेक्टरी ऑन करंट डायरेक्टरी ओनली। क्या सर्च कर रहा है, डायरेक्टरी ऑन करंट डायरेक्टरी ओनली। और ये जो फाइल नेम होता है ये सर्च करता है डायरेक्टरी ऑन करंट डायरेक्टरी एंड स्पेसिफाइड डायरेक्टरी एज स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड्स सर्च पाथ, ठीक है। आगे देखिए ये क्या करता है, डिवाइड करता है प्रोग्राम को मल्टीपल फाइल्स में और हर एक फाइल कंटेन करती है रिलेटेड फंक्शन। सम फंक्शन और मैक्रोज आर रिक्वायर्ड इन ईच program, put them in a file या library, include them in a program that need them। एक nested include होता है, include file may have more includes file in it, ठीक है। include files may have more includes, मतलब include files में कुछ और includes कर देना, वो क्या कहलाता है, nested include कहलाता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए, कुछ हेडर फाइल ऐसी होती है जो कि प्री डिफाइंड होती हैं और कुछ हेडर फाइल ऐसी भी होती है जो यूज़र डिफाइंड होती है। अगर प्री डिफाइंड हेडर फाइल की अगर हम बात करें तो कौन सी होती है, stdio.h होती है, conio.h हो गया और math.h हो गया, ये होती है प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स। यूज़र डिफाइंड में जैसे आ गया myheader.h, ये क्या है, यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है, ओके। चलिए आगे है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल में देखिए, राइट सिंगल प्रोग्राम टू रन ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, इफ डैफ एंड इफ एल्स, इफ एंड डैफ और इफ और एलिफ। तो इनका जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसका क्या काम होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे इफ को लेके चलते हैं, ठीक है। इफ क्या है, कंडीशनल प्री प्रोसेसर है, ठीक है, जिसके आगे हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं या फिर कंडीशन को हम लिखा जाता है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे वाला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ जो होती है वो सिंपल होती है। अगर हम इसका सिंटैक्स भी अगर देखें तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा, इफ हमने डाली कंडीशन, ऐसे हैश डालना पड़ेगा आपको, कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट एस एंड देन एंड इफ, ओके। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये तो हो गया इफ ट्रू है तो हम स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फिर बात करें अगर हम एल्स की, तो देखिए अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर हम इफ की कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम किसको करेंगे, एल्स पार्ट। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एस, एल्स एंड देन स्टेटमेंट एस और लास्ट में एंड एफ, ठीक है। तो एल्स का स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिफ है, एलिफ ये क्या होता है, ये एल्स इफ का कॉम्बिनेशन होता है। जो लास्ट में आप देख रहे हैं इलिफ, ये भी क्या है, एक एल्स इफ का कॉम्बिनेशन होता है। अगर यहाँ पर हैश इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हैश एलिफ के कंडीशन पर जाता है और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में ही कंडीशन हम डालते हैं, एल्स में भी कंडीशन डाली जाती है। कुछ देखिए एक मिनट, एक तो हो गया इफ एल्स, अगर इफ की फॉल्स आती है कंडीशन तो हम क्या कर लेते हैं, एल्स में जो भी होता है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इफ हमने कोई कंडीशन डाली, ठीक है, अगर वो इफ की कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स तो हम क्या करते थे, एल्स को जो है वो कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, हम एलिफ में भी एक कंडीशन डालते हैं, वो उस कंडीशन पे पहुंचता है, ठीक है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसका क्या होता है, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, अदरवाइज एल्स पर हम चले जाते हैं। इसमें भी जो है एल्स पार्ट ऐड कर लेते हैं, ओके। तो इसमें एलिफ में भी जो है इफ के साथ भी कंडीशन लगेगी और एलिफ के साथ भी कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। एक इसमें इफ डैफ है, इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड ये क्या करता है, ये प्रोग्राम में हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर के साथ लिखा, एक मिनट इसका काम, तो ये क्या चेक करता है प्रोग्राम में इफ डैफ कि उस प्रोग्राम में हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर लिखा है या नहीं। तो पहले ये प्रोग्राम में हैश डिफाइंड प्रोसेसर लिखा है या नहीं ये चेक करता है इफ डैफ। अगर इन दोनों का जो मैक्रो है, इफ डैफ और हैश डिफाइंड का जो मैक्रो है, अगर वो सेम होता है तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो पूछा जाए कि हैश डिफाइंड मैक्रो को चेक करने का काम किसका होता है, तो वो होता है इफ डैफ का, यानी कि इफ डिफाइंड का,
ठीक है। आगे है इफ एंड डेफ, यानी कि इफ जो है नॉट डिफाइंड, इफ नॉट डिफाइंड आएगा, इन लिखा हुआ यहाँ पे, इफ नॉट डिफाइंड। ये क्या करता है, पहले हैश डिफाइन के मैक्रो को चेक करता है। ये पहले जो हैश डिफाइन है उसके मैक्रो को चेक करता है। अगर हैश डिफाइन का मैक्रो और इफ एंड डेफ का मैक्रो अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग होगा, तो ही क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू होगा। अगर वो सेम होगा तो ऑब्वियस है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों का मैक्रो अलग है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें इसमें। ओके, एक हमने एंड इफ रह गया। ठीक है, तो एंड इफ का कहां पर यूज करते हैं, जहां पर भी हम हैश इफ का यूज करेंगे वहीं पर हम हैश एंड इफ का भी जो है यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए। तो देखिए, अब इफ डिफाइन में हम क्या करते हैं कि हैश डिफाइन है या नहीं, अगर दोनों का मैक्रो सेम है तो ट्रू आएगा। इफ एंड डेफ में क्या करते हैं, हैश डिफाइन का मैक्रो चेक करते हैं, अगर दोनों का अलग है मैक्रो तो यहां से ट्रू आंसर तब मिलेगा। ठीक है, एंड इफ हमने पढ़ लिया कि जहां पर भी हमारा हैश इफ होगा उसके साथ एंड इफ आएगा। इफ में हम कंडीशन डालते हैं, अगर वो ट्रू है मतलब स्टेटमेंट सही है, तो मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। एल्स में क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है या प्रिंट हो जाता है। और एलिफ में क्या है, इफ में भी कंडीशन डालेंगे, एलिफ में भी कंडीशन डालेंगे। ओके, तो इसमें दोनों में कंडीशन डलती है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर आती है हेडर फाइल्स। यूजली हेडर फाइल्स हैव एन एक्सटेंशन डॉट एच। देखिए, हेडर फाइल की एक्सटेंशन पूछी जाती है, क्या होती है, डॉट एच होती है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सी प्रोग्राम फाइल्स विच कॉमनली यूजेस द एक्सटेंशन डॉट सी। ठीक है, देर आर सेवरल हेडर फाइल अवेलेबल विद सी कंपाइलर। हेडर फाइल्स बताई गई हैं। तो यहां से आपसे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि गेट सी जो फंक्शन है वो किस हेडर फाइल से रिलेटेड है। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे stdio.h से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, लेकिन सारे की सारी हेडर फाइल आपको पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन से बिलोंग करता है। सबसे पहले जैसे हम stdio.h पढ़ रहे हैं, header file stdio.h contain definition of constant, macros and types along with function declaration for standard IO function। फंक्शन देखिए कौन कौन से, सी एलोकेशन यानी कि कंटीजियस एलोकेशन हो, एफ क्लोज हो, एफ क्लोज ऑल हो, एफ ई ऑफ हो, एफ एरर हो, एफ फ्लश हो, एफ गेट सी हो, एफ गेट कैर है, गेट पोज, गेट्स फ्लशल, एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ पुट सी, एफ पुट कैर, एफ पुट्स, एफ रीड, एफ स्कैन, एफ सीक्स, एफ टेल, एफ राइट। ये सारी की सारी क्या है, stdio.h हेडर फाइल से रिलेटेड है। ठीक है, गेट सी, गेट कैर, गेट्स, प्रिंट एफ, पुट सी, पुट कैर, पुट्स, रिमूव, रीनेम, रिवाइंड, स्कैन एफ, UNG, अनगेट्स, अनगेट सी। ठीक है, ये सारी किस हेडर फाइल से रिलेटेड है, stdio.h, जो मेनली एग्जाम में अब तक पूछी गई हैं। गेट सी पूछा गया है, ठीक है, गेट कैर भी पूछते हैं, गेट्स भी पूछते हैं, प्रिंट एफ पूछते हैं, स्कैन एफ, पुट सी और पुट कैर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पहले कि किस हेडर फाइल से ये रिलेटेड है। बाकी ये सारी भी आपको याद होनी चाहिए कि ये किस हेडर फाइल से रिलेटेड होती हैं। ओके, उसके बाद एक सी टाइप डॉट एच होता है। ये क्या करता है, ये हेडर फाइल डिफाइन करती है मैक्रो एंड कॉन्स्टेंट एंड डिक्लेयर ए ग्लोबल एरे यूज्ड इन कैरेक्टर क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखिए इज वाली जितनी भी होंगी, इज एलनम या इज अल्फा, इज स्काई, इज कंट्रोल, इज डिजिट, इज ग्राफ, इज लोअर, इज प्रिंट, इज पंक्ट, इज स्पेस, इज अपर, इज डिजिट। ठीक है, आगे फिर टू अपर हो गया, टू लोअर हो गया, टू अपर, टू लोअर, टू स्काई, ये सारी क्या है, सी टाइप डॉट में आ जाएंगे, कैरेक्टर टाइप में। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच है। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल जो है ये डिक्लेयर करती है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन डिक्लेयर करती है। तो इसमें देखिए मैम कॉपी, मेमोरी कॉपी, मैम कैर हो गया, मैम CMP हो गया कंपेयर के लिए, मैम CMPY हो गया, मैमी कैंप हो गया, मूव के लिए हो गया, सेट के लिए होगा, स्ट्रिंग कैट, ठीक है, स्ट्रिंग कैर हो गया, स्ट्रिंग कंपेयर के लिए हो गया, CMPy, कॉपी, अप, CMP, लेंथ के लिए हो गया। तो ये जितने भी स्ट्रिंग वाले फंक्शन होंगे वो सारे स्ट्रिंग डॉट एच से रिलेटेड होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी क्योंकि इतने सभी को याद रखना आसान नहीं है। ओके,
तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको इतना पता होगा कि ये किस फाइल मतलब किस हेडर फाइल से रिलेटेड है। मैथ डॉट में आप देखेंगे तो देखिए कोस साइन लिखा मिले आपको, जिसके भी पीछे ए के पीछे ए टैन हो गया, ठीक है। इधर कोस हो गया, फ्लोर हो गया, साइन टेन, पावर लॉग टेन लॉग साइन एच स्क्वेयर, ठीक, एक्सपोनेंशियल कोस एच, फेब्स, सील, केब्स, एट ऑफ, एब्स, ये सारे क्या है मैथ्स फंक्शन है, ठीक। आगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देखेंगे तो stdlib.h हेडर फाइल कंटेन्स फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन: अबोर्ट, एब्स, एट ऑफ, एटोई, एटोल, जीसीवीटी, ठीक है, क्यूसोट। आगे एम एलोकेशन देख सकते हैं हम, मेमोरी एलोकेशन, ये सारे किस में जाते हैं, stdlib में जाते हैं। उसके अलावा और भी हैं stdarg.h, द इंक्लूड फाइल stdargument.h define macro that allow you to access argument in function which are passed variable number of arguments such as vprintf. These macros are defined to be machine independent portable. These macros are listed below. तो va argument, va and, va start, ये सारे क्या हैं stdargument.h में चले जाएंगे। टाइम डॉट हैजर फाइल डिक्लेयर करती है टाइम एंड रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, क्लॉक, सी टाइम, टाइम, gm टाइम, डिफ टाइम, एसकी टाइम, ठीक। तो ये सारी टाइम डॉट एच में चली जाएगी। तो मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो स्ट्रिंग वाली फंक्शन है, ठीक है, और एक stdi और हेडर फाइल। तो यहाँ से ये मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आप एक बार सारे पढ़िए, कुछ तो याद रहेगा, अगर सारे नहीं तो एक दो फंक्शन आपको ज़रूर याद रहेगा कि कौन सा कहाँ से है, ठीक। तो ये था लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।